आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या, कब, कहाँ और कैसे कैसे अतीत में ये सब घटनाएं घटी, कब हुई, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, जो चीजें हमें जानने को मिली कि कहाँ क्या हुआ, कब कैसे घटा, कहाँ पे ये चीजें स्थित थी, कैसे हुई, इन सब के बारे में हम इसके स्रोत के बारे में जानेंगे। एक्चुअली इन चीजों घटनाओं की जो घटित हुई उसके स्रोत क्या रहे, कैसे हमें पता चलता है कि कोई घटना 100 साल या फिर 1000 वर्ष या उससे 2500, 4000, 8000 वर्ष घटी है, उसको कैसे हम जानेंगे? ये एक आश्चर्य की बात है। और यहाँ पे चैप्टर में इसी से शुरुआत की गई है रसीदा के द्वारा कि ये रसीदा एक अखबार पढ़ती है, उसमें उसको क्वेश्चन आता है कि अखबार में लिखा होता है 100 साल पहले, तो उसको माइंड में स्ट्राइक होता है कि क्या हुआ 100 साल पहले? 100 साल पहले हुआ तो कैसे पता चला? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हमसे ये एक तरह का एनसीईआरटी में इस तरह का कहानी को स्टार्ट करके कब, कहाँ, क्यों का क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट किया गया है। तो कैसे पता चला कि ये सब घटनाएँ पता चलती है हमें कि कल क्या हुआ? तो देखिए कि कल की घटना को जानने के लिए तो हमें रेडियो है, टेलीविज़न, अखबार है या फिर इस तरह के वीडियोज़ हैं कई साल पुराने जिनके बारे में हम जान सकते हैं। ओके? तो लेकिन जब 1000 साल की बात होगी तो उसको कैसे जानेंगे कि सदियों पहले क्या हुआ था? तो उसको जानने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स की आवश्यकता होगी। उस समय कौन लोग थे, क्या खाते थे, कैसे पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, बच्चे क्या खेलते थे, कैसे व्यवसाय होते थे। तो इन सब का बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो उस समय के लोग थे जैसे कि आखेटक जो शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे या व्यापारी थे, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार या फिर संगीत या फिर वैज्ञानिक, जीवनों के बारे में उनकी जानकारियाँ कैसे पता चलती हैं? और बच्चे क्या खेलते हैं, यही जैसे कि कहानियाँ सुनते हैं, गीत गाते हैं, तो इन सब के बारे में कैसे हमें पता चलेगा? तो मूल बात है कि इसके लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ स्रोत है जिनके बारे में हमें पता चलेगा आगे के चैप्टर में। तो यहाँ पे बताया कि लोग कहाँ रहते थे। अब इसकी विज्ञान की जानकारी कैसे होगी कि ये लोग कहाँ रहते थे? लाखों वर्ष पहले क्या मानव जाति आई थी और उस समय लोगों ने कैसे अपना जीवन यापन किया, किस तरह से रहे? तो यहाँ पे एक चित्र दिया है मानचित्र जिसमें नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है कि नर्मदा नदी थी, वहाँ पे लाखों वर्ष पहले क्या हुआ कि ये लोग नदी के तट पे रहते थे और वहीं पे जंगल जो बड़ा मतलब शुरुआत में तो पूरा जंगली एरिया होगा, वनों में रहते थे और उसी वनों के आस-पास जो भी जंगल में उनको चीज़ें मिलती थी जैसे जड़, फल, वो सबको वो रखते थे मतलब खाने के लिए या फिर जड़ों की बीमारी हुई तो उसमें इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो इस तरह से लोग इन सब चीज़ों का प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और कुछ आखेट थे जो शिकार भी करते थे, जंगली जानवरों का शिकार कर लिया, इस तरह से। अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन मार्क किया है कि नर्मदा नदी में तो ये हुआ, अब पश्चिमी उत्तर-पश्चिमी के सुलेमान और किर्तर पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में है कि वहाँ पे 8000 वर्ष पहले स्त्री-पुरुष ने गेहूँ की खेती चालू कर दी थी, फसलों को उगाना शुरू हो गया था। ये कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले, जब सिंधु सभ्यता के पहले की बात है, ओके? और यहाँ पे पशुपालन हो गया था, भेड़-बकरी पालना चालू हो गया था, लोग गाँव में बसने लगे थे। गाँव मतलब कि 10 लोगों का एक समूह, एक परिवार का समूह एक साथ बसने लगे तो गाँव हो जाता है। तो इस तरह समूह में लोग रहने लगे। फिर उत्तर-पूर्व में देखेंगे तो गारो और मध्य भारत में देखेंगे तो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी लोग कृषि करने लगे थे और वहाँ पे चावल की खेती होने लगी थी। तो देखिए कि यहाँ पे क्या है कि सुलेमान और किर्थ पहाड़ियों में गेहूँ की खेती होनी चालू हुई और जो हमारे भारत के मध्य और गारो में क्या हुआ कि चावल की खेती शुरू हुई पहली बार। ओके, तो ये रहे वो क्षेत्र कि ये पूरे उत्तर और पश्चिमी के इलाके हैं, ओके? तो ये पश्चिम पूरे बीच में आते हैं इसलिए सुलेमान और किर्थर की ये बात रही। जो नर्मदा की बात की गई है कि नर्मदा यहाँ से उत्तर होती है, ये रही नर्मदा जो मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है और यहाँ फैलती है। और इसी तरह से गुजरात आते-आते यहाँ पे बंगाल अरब खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है, ओके? तो ये नर्मदा पे यहाँ पे लोग ने ऐसे जीवन यापन चालू कर दिया था। यहाँ पे गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी में फसल लोग करने लगे थे, फसलों का उत्पादन, पशुपालन। गंगा नदी में ये सब होने लगा था। गंगा नदी के तट में मगध राज था, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा विशाल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये लगभग सदियों पहले हुआ था, 8000 और सदी पहले।
फिर किस तरह से ये सब घटनाएँ घटी होंगी, लोग कैसे उस समय किसी आपदा, किसी बीमारी से खुद को बचा सके होंगे। अभी यहाँ पे सिंधु नदी का एक उदाहरण दिया है कि सिंधु नदी में भी लोग क्या है कि नदियों का समूह है जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं और यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व पहले क्या हुआ कि नगर बसने चालू हो गए थे और यही सिंधु नदी के पूर्व में जब नगर बसे थे उसी को क्या गया था, सिंधु सभ्यता के नाम से उजागर हुआ था। तो हिस्ट्री को आपको समझना है तो पहले आपको बेसिक क्या होगा कि पहले लोग धीरे-धीरे एक जगह बसना चालू हुए और फिर गाँव बसे। फिर गाँव से डेवलप होते-होते एक शहर में बदला और उसी को एक समय के बाद कहा गया सिंधु सभ्यता और ये बहुत विकसित सभ्यता हो गई थी। उसके बाद फिर सिंधु सभ्यता का क्या हुआ विघटन हुआ और धीरे-धीरे फिर नई एक धीरे-धीरे लोग क्या हुआ विकसित हुए, अलग-अलग जगहों पे गए। फिर से एक नया जो है मतलब सभ्यता का जन्म हुआ जो ऋग्वेद और बाकी सब चीज़ों से नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद बहुत पहले की बात है कि ऋग्वेद पहले घटा, फिर उसके बाद आया कि सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बाद धीरे-धीरे घटना और घटती गई और राजा-महाराजा आए और राजा-महाराजा से फिर बोलते हैं कि बौद्ध ये सब आए, धीरे-धीरे फिर काल विकसित हुआ और गुप्त काल होते-होते हम आगे मुगलों के काल में, मुगलों से फिर ब्रिटिश काल में। तो इस तरह से ये एक क्रम चलता था। समय काल को लेकर कन्फ्यूज़ मत होइएगा जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें। तो ये 4700 वर्ष पूर्व इस तरह की घटना घटी थी सिंधु नभ्यता के किनारे। तो यहाँ पे भी नगर बसने चालू हो गए थे और नगरों का विकास 25 वर्ष पूर्व हो चुका था। अब गंगा और इसकी सहायक नदी सोन की बात करें तो गंगा की सहायक नदी मोस्टली इम्पोर्टेंट सोन है, इसको आपको ये ध्यान में रखना है। जोड़ में या फिर मिलावट में आपको पूछा जा सकता है पीटी में। जैसे नदियों के जितने भी नाम दिए हैं उन सबको आपकी सहायक नदियाँ जाननी है। माइंड में रखना है कि पीटी के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत बोलते हैं ऑथराइज़्ड सोर्स है प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए। तो गंगा के दक्षिण में क्या था कि एक प्राचीन सभ्यता बसी जिसको कहा गया मगध और मगध का राजा कौन था? तो सम्राट के अशोक के बारे में सुना होगा कि उसका शासक बना। तो ये कैसे इसका शासक बना? इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किस तरह की और हमने इसके बारे में कैसे जाना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक दूसरे से दूसरे कोने की यात्रा की है और लोग उस समय अभी भी पर्वत, पहाड़ है, नदियाँ हैं, रेगिस्तान है, जितने भी जगह हैं, जोखिम भरे हैं, फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ या फिर अपनी ज़रूरत के लिए काम की तलाश में गए या फिर व्यापार करने के लिए गए या फिर शिक्षा के लिए या फिर धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए। लोग इन सब कारणों से क्या होता था कि उस समय एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते थे। अब आवागमन करने के कारण क्या हुआ कि इन दोनों व्यक्ति जो अलग-अलग प्लेस से आए हैं, उनकी क्या होगी कि संस्कृति एक्सचेंज होगी, जब वो बात करेंगे, विचारों को जानेंगे, समझेंगे तो। तो इस तरह से लोगों का जो है एक संस्कृति कल्चर डेवलप हुआ। अब लोग यात्राएँ क्यों करते थे? तो यात्राएँ करने का कारण तो यही था कि करने पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र जितने भी उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, यानी पहाड़ है या फिर पर्वत है, समुद्र है, ये कहीं न कहीं एक बॉर्डर का काम करती है लोगों को जाने-आने में। इतना बड़ा पर्वत है, कैसे लोग चढ़ेंगे? या फिर इतनी जंगल पहाड़ियों से कैसे गुज़रेंगे? कहीं जान का खतरा होगा। तो लोग फिर भी क्या करते थे उस समय यात्राएँ करते थे और इसके कारण यात्राएँ करने के कारण आवागमन होता था। आवागमन से क्या होगा कि संस्कृति एक्सचेंज होगी और एक्सचेंज से क्या होगा कि जानकारी और बढ़ेगी एक-दूसरे के समाजों के बीच। और इस तरह से वर्षों से धीरे-धीरे संस्कृति डेवलप होती है। तो कई वर्षों से लोग पत्रों को तराशने, संगीत रचने, भोजन बनाने के नए तरीके एक-दूसरे को इस तरह से एक्सचेंज करते थे। ओके? तो ये हमने कुछ बेसिक जानी कि नदियों के किनारे पहले संस्कृति डेवलप हुई। अच्छा आप बताइए कि नदियों के किनारे ही क्यों कोई संस्कृति डेवलप हुई? मतलब इस नदी के किनारे लोग क्यों बसे या फिर नर्मदा नदी के किनारे क्यों? या फिर इस पहाड़ी गारो पहाड़ी या नर्मदा या फिर गंगा किनारे जो पूर्वी क्षेत्र मध्य भारत है उस वहाँ क्यों सभ्यताएँ या फिर लोग नगर का बसना शुरू हुआ? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके? अब यहाँ पे चैप्टर में कहा गया कि देश का नाम, तो आपको ये बस जानना है कि धीरे-धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में नदी के किनारे लोग बसना शुरू हुए शुरुआती दौर में। और फिर यहाँ पे भारत देश का नाम से बात किया कि इंडस या भारत, हमारे देश का नाम पहले लोग इंडिया मतलब आज के समय में इंडिया कहा जाता है या फिर भारत, 2 नामों से हम प्रसिद्ध हैं। इंग्लिश में हम इंडिया प्रेफ़र करते हैं और कई-कई जगह पे जब इंडिया नहीं तो भारत को प्रेफ़र किया जाता है। यानी दोनों क्या है वैधानिक है। दोनों को स्वीकृति हमारे
सरकार ने दी है। अब इंडिया शब्द का जो उत्पत्ति है वो इंडस से हुई, और इंडस किसे कहा जाता था? सिंधु नदी में। ये भी संस्कृत में सिंधु कहा गया, और जब यूनानी और ईरानी आए तो उन्होंने नाम दिया इंडस। तो ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा, और यूनान जो लोग थे उन्होंने इंडोस कहा। तो इनका जो पहले ये कहाँ पे थे, आप मैप देखिए भारत का, और इन दोनों ईरान और यूनान दोनों की जो राजनीति व्यवस्था है, जो क्षेत्र है, जो स्थान है, उसके बारे में देखिए। तो ये दोनों जब आते हैं, ईरानी जब आते हैं भारत के यहाँ पे ऊपरी क्षेत्र में, मान लीजिए रफ थोड़ा सा मैं बना रही हूँ भारत का मैप, तो ये यहाँ से ईरान से आते हैं, और आएंगे तो पहले कौन से सिरे पे आएंगे कि इस वाले उत्तर और पश्चिमी कोने पे आते हैं पहले। तो यहीं पे ये इनको सिंधु नदी मिलती है, और सिंधु नदी से ईरानी इसको कहते हैं हिंदोस, और वहीं पे यूनानी जब आते हैं तो उनको कहते हैं इंडोस। तो इस तरह से जो है नाम यहाँ पे सिंधु नदी के नाम के हिसाब से भारत इंडी मतलब सिंधु सभ्यता का नाम यहाँ पे उजागर हुआ। तो सिंधु सभ्यता का नाम तो इस तरह से पड़ा, और सिंधु सभ्यता के पूर्व यानी पूर्वी कौन है? ये क्षेत्र है, यानी भारत का क्षेत्र है। यहाँ जो क्षेत्र पड़ा उसको भारत कहा गया, यानी सिंधु नदी के पूर्व में जो जगह था या फिर जो स्थान देश कहा गया वो भारत का नाम हुआ। और भारत के नाम का जो प्रचलन है वो बताया जाता है कि उत्तर पश्चिम में जो गुजरात राज्य है, वो यहाँ पे भारत एक सभ्यता बसती थी, एक समूह रहता था, उसी भारत के नाम से भारत नाम धीरे-धीरे भारत का हो गया। और ये लगभग ऐसा जो साक्ष्य है ये हमें 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलता है इसका। ओके, तो आपको डाउट नहीं होना है कि भारत के नाम से भारत पड़ा, और जो ये ईरानी और यूनानी आए तो इन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा। ओके, अब अतीत के बारे में जानेंगे कैसे? तो अतीत के बारे में जानने के क्या साधन है हमारे पास? हमारे पास ना उस समय ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, ना ही टेलीविजन होता था, ना ही अखबार होते थे, ना ही रेडियो होता था, तो कैसे जानें? क्या तरीके हैं? तो जानने के तरीके हैं कि कुछ लिखे हुए शास्त्र मिल जाए, मतलब साक्ष्य मिल जाए, जैसे कि नाम है पांडुलिपियां। तो पांडुलिपियां उन्हें कहते हैं जो हाथ से लिखी गई हो, उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि का अर्थ होता है एक किताब, मतलब तब के समय में एक किताब जो हाथ से लिखी गई हो। और ये पांडुलिपि स्पेशल होती है क्योंकि इसके जो किताब होती है, ये इसमें कागज के इस्तेमाल, मतलब सिंपल पेपर जो हम यूज करते हैं वो नहीं, बल्कि ये पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उसके इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि भुज के पेड़ का पत्ता जो होता है बहुत लंबा बड़ा होता है। और जैसे कि पत्तल, आपने गाँव में सुना होगा कि पत्तल के पेड़ का जो पत्ता होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसमें एक लोग बैठ के खाते हैं। तो ऐसे ही भुज के पेड़ का पत्ता जो इतना लंबा आता है, उसमें जो है हाथ से लेखनी की गई और उसी को कहा गया पांडुलिपि। तो ऐसे साक्ष्य मिले जिन पे पता चला कि बहुत सौ साल पहले क्या घटा था उसके बारे में कुछ जानकारियां मिली, और उसी का फिर अनुवाद करके, क्योंकि उस समय की भाषा और लिपि दोनों अलग-अलग थी, और उसका भी जानने के बारे में ज्ञान बहुत धीरे-धीरे समय के साथ हुआ। अचानक से किसी को ये नहीं पता चला कि पहले तो ये क्या है। बाद में जब थोड़े हमें ज्ञान हुआ कि ये हमसे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ये छोड़ के रखा है, तब इनके धीरे-धीरे जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हमारे प्राचीन काल के। तो इसी तरह अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में पांडुलिपि को कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। अब मेनू का मतलब होता है हाथ से लिखना, मतलब हाथ से। तो इस तरह से जो है पहले के समय में इन पांडुलिपियों का उपयोग करके चीज़ों को, कथाओं को, नाटकों को लिखा जाता था। ओके? कई बार ऐसा हुआ कि पांडुलिपि अब कागज़ की बनी है, मतलब कागज़ मतलब पत्तों की बनी है, तो पत्ते कीड़े के द्वारा खाई जाती हैं, या फिर कई बार अपने आप बारिश, धूप, किसी अन्य कारणों से नष्ट हो जाती है, और कितनी उसमें रह जाती हैं जो सुरक्षित रह जाती है, और वही जो अभी तक बची हुई हैं, उन्हीं पांडुलिपियों का उपयोग किया गया आज के समय में हमारे साक्ष्यों, जो भी अतीत के जानने के लिए। ओके? और ये मोस्टली जो पांडुलिपियाँ मिली उस समय, वो मंदिरों, विहारों में मिली, और इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिरों, विहारों का सुरक्षित जगह माना गया, और वहीं पे मतलब अगर मंदिरों में रखी गई, यानी मंदिरों से, विहारों से संबंधित जानकारियाँ होंगी, राजाओं के जीवन की, मानव के व्यवहार की, औषधि विज्ञान की विषयों की चर्चा इस सब में शामिल की गई थी, जब इनको पढ़ा गया। कई बार ऐसे हुआ कि साक्ष्य में महाकाव्य, कविताएँ, नाटक भी मिले, जो संस्कृत में लिखे थे,
और जो उस समय के कई ऐसे महाकाव्य थे जो प्राकृत और तमिल में भी लिखे गए थे। और जो समय काल था उस समय लोगों की, जैसे ऋग्वेद जो समय काल था या बौद्ध का समय काल था, उस समय आम लोगों की भाषा संस्कृत ना होके प्राकृत होती थी और प्राकृत से फिर संस्कृत ऐसे डेवलप होते-होते, क्योंकि संस्कृत हमेशा ब्राह्मणों की भाषा, उच्च भाषा मानी जाती थी, इसलिए आम लोगों के लिए वो इस्तेमाल में करे तो उनको तुच्छ माना जाता था, मतलब उनको धिक्कार दिया जाता था समाज से, इसलिए वो हमेशा प्राकृत भाषा को ही बोलते थे। अब तीसरा जो सोर्स है कि पांडुलिपि हो गया, महाकाव्य हो गए, नाटक हो गए, सबके बाद हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स मिलता है, वो है अभिलेखों का। अभिलेखों के माध्यम, अभिलेखों का मतलब है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख मतलब पत्थरों पर या धातु पे, यानी लोहे का कोई धातु है, उस पे कोई स्टील, मतलब जितनी मजबूत चीज़ हो तो कोई धातु उस पे, या फिर पत्थर पे शिला हो गई, उसपे जब लेख किया जाता है तो उसको अभिलेख कहा जाता है। यानी अभी-अभी मतलब पत्थर, कोई धातु और उसपे किया गया लेख यानी अभिलेख कहा गया। उसपे मतलब लेख कहा गया और उसपे जो लिखा गया वो शासकों द्वारा लिखा गया, जो मतलब शासक थे उनके द्वारा अपने उपदेशों को प्रचार-प्रसार के लिए लिखा गया। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अशोक अशोक ने धर्म का प्रचार कराया था, तो उन्होंने अपने क्या किया था कि शिलालेखों को अलग-अलग जगहों पे धर्म के माध्यम से उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए अपने धर्म का उन्होंने ऐसा काम किया था। मतलब उन्होंने अपने उपदेशों को उन पत्थरों पर लिख करा के और अपने अलग-अलग जगहों पे उसको स्तंभित करा दिया था। इस तरह से शासक उस समय इन अभिलेखों का इस्तेमाल किया करते थे। कई अभिलेख ऐसे होते थे जिनमें राजा-रानियों की या फिर स्त्री-पुरुष अपने खुद के कार्यों का विवरण करते थे, लोग जाने उनके बारे में, उनकी बड़ाई करें। वो कहते हैं कि प्रशंसति मतलब लोगों राजाओं के बारे में जो बड़े या फिर जो लेखक हैं, वो बढ़ा-चढ़ा के लिख दिया करते थे और लोग राजा को खुश करने के लिए, तो इस तरह के लेख भी देखने को मिले थे। कई बार राजा युद्ध करके आया तो अपने बड़ी-बड़ी बातों को टालाने के लिए भी उसमें अपने युद्ध का विवरण करा दिया करते थे। तो इस तरह से अभिलेखों में इस सब के युद्धों की जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब आते हैं कि अब ये तो अभिलेख मिल गए जो हमें प्राकृत भाषा में मिले, तमिल भाषा में जो भी चीज़ें मिली, इन सबको पढ़ेगा कौन? आई मीन हमें कैसे समझ आएगा? क्योंकि उस समय तो ना ही देवनागरी भाषा विकसित थी, ना ही मतलब लिपि आई थी, ना ही खड़ी बोली आई थी और इन देवनागरी और जो खड़ी बोली है इसके विकास में तो काफ़ी मतलब अ, 500, 600, 1000 वर्ष का इतिहास है इसके पीछे। उसके पहले भाषा जो थी उसको कैसे जाना गया और किसको पढ़ा गया? अ, तो ये काम स्पेसिफिक कुछ लोगों ने किया जिनको कहा जाता है पुरातत्वविद, जो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों पे, चित्रों की, मूर्तियों की, हथियारों की, बर्तनों, आभूषणों की, इन सबको वो अध्ययन किया करते थे। सिक्कों की, जो भी सिक्के हुए उनकी छान-बीन, खुदाई करना, जो भी पत्थर हैं, पक्की मिट्टी के, धातु के, मिले हुए खिलौने हैं, इन सब का जो अध्ययन किया गया, वो कौन व्यक्ति थे? पुरातनविद। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारतीय पुरातनविद द्वारा इस जगह पे महरौलू में एक खंडर मिला है, खंडर में एक मूर्ति मिली है जो इतने वर्ष पुरानी है। तो कैसे वो खोद काम करना कौन था? पुरातत्वविदों ने ही किया, फिर बाद में भारत सरकार ने उसको अंडर कवर कर लिया। तो इस तरह से ये काम चलता है। तो फिर जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की भी हड्डियों की भी जानकारी ली और इसकी जानकारी इसका अध्ययन क्यों किया? तो ये जानने के लिए कि उस समय लोग इन सब चीज़ों को खाते थे कि नहीं? मतलब कहीं न कहीं हमारे शरीर में ऐसे कार्बन्स होते हैं, कार्बन 13 नाम का एक पदार्थ होता है, जो हमें हमारी जानकारी देता है कि ये वस्तु कितने वर्ष पुरानी है और इस कौन-कौन से चीज़ से बनी है। तो इस तरह से उसका अध्ययन करके फिर पता लगाया जाता है कि इस वस्तु ने मतलब इस समय किसी व्यक्ति ने अगर कुछ खाया है तो कितने वर्ष क्या खाया होगा? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ कार्बन के अवशेष हमारी बॉडी में, हमारे हड्डियों में समाहित रहते हैं और वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो उसके आधार पर ये सब चीज़ों का पता लगाया जाता है साइंटिफिकली लेवल पे। ओके? अब जो पुरातनविद है उन्होंने तो छानबीन कर लिया, अध्ययन किया, फिर उनके अध्ययनों को एक साथ संग्रहित करता है, वो व्यक्ति कौन होता है? तो इतिहासकार कहलाता है और इतिहासकार इन्हीं स्रोतों का उपयोग करके एक इतिहास का अध्ययन करता है और इतिहास को हमारे सामने एक नए रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि हम पुनः अपने कल्पना रूप से एक पुनः अतीत का निर्माण करते हैं, अपने सोच-विचार से। ओके? तो इस तरह से पूरा होता है। तो कैसे होता है? शुरू से कर लेते हैं। पहले तो होगा कि हमें अभिलेखों की जानकारी होगी, कोई चीज़ होगी, धातु होगी, सिक्के होंगे, जितने भी पुरातन चीज़ है, उन सब चीज़ों
का पांडुलिपियों की जानकारी, फिर उन सब चीज़ों का अध्ययन कौन करेगा? पुरातनविद, फिर उन सब का स्रोतों का अध्ययन कौन करेगा? इतिहासकार, फिर इतिहासकार के माध्यम से ये आम जन तक पहुँचाया जाता है। ओके, अब अतीत एक या अनेक है, तो अतीत मतलब हमारे चैप्टर में शुरू में ही अतीत बात कही गई है। अतीत तो एक शब्द है जो बहुवचन के लिए यूज़ होता है। तो ये अतीत के रूप कई हैं, क्योंकि जो हमारे आज आप जीवन जो जी रहे हो वो आपके लिए अलग है, आपके दादा-परदादा के लिए अलग होगा, आपके मम्मी-पापा के लिए अलग होगा, मतलब हर किसी के लिए कंडीशन उनके नज़रिए से अलग होती है। यानी हम कहते हैं ना कि हम अपने अनुभव से ज़्यादा मतलब जानकारी होते हैं, कि हम अपने अनुभव से ज़्यादा सीखे होते हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ उस समय की बात है कि जब पशुपालक थे, कृषक थे, उनके जीवन की कहानी अलग थी, राजा-रानियाँ जो महल में रहते थे, उनकी जीवनी अलग थी, व्यापारी जो व्यापार करते थे, जो शिल्पकार थे, उनकी जीवनी अलग थी। तो इस तरह से जो अतीत है, उसमें हम इन सारे डायमेंशन को कवर करते हैं कि इस समय जो जीवन निम्न तबके का व्यक्ति था, वो किस तरह से जीवन जी रहा था, जो राजा महलों में जी रहा था, वो कैसे था, जो व्यापार कर रहा था, वो कैसे जीवन जी रहा था। तो अतीत इन सभी को समाहित करता है, जिसमें हम इन सभी के व्यवहारों की बात करते हैं, रीति-रिवाज़ों की बात करते हैं। ओके? तो ये पूरी तरह से अतीत सारे डायमेंशन को कवर करता है, ना कि सिर्फ़ एक चीज़ को। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बात कर सकते हो कि अंडमान निकोबार में कुछ आदिवासी रहते हैं, जो आज भी क्या करते हैं कि हाँ, आधुनिक जीवन से बिल्कुल अलग कटे हुए हैं। उस द्वीप पे जाना मतलब भारत सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि वो जो आदिवासी हैं, वो कभी भी हमसे बात नहीं करते। मतलब भारत सरकार भले उनके लिए कोई विकास के लिए काम करे, कोई कदम उठाए, पर ये आदिवासी कभी भी मतलब दूसरे व्यक्ति बाहरी व्यक्ति को अपने इस अंडमान निकोबार पे आने ही नहीं देते हैं। लास्ट ईयर 2013 में ऐसे ही कोई विदेशी व्यक्ति गया था तो उसकी हत्या कर दी थी, ये न्यूज़ में बात आई थी। तो इस तरह से जो है ये आदिवासी लोग हैं, ये अपने कल्चर में अपने मतलब वातावरण में मछली पकड़ के, शिकार करके, फल संग्रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस समय वही बात है कि जो राजा थे वो अपने विजयों के लेख लगाते थे। तो इस इतिहास का जो रूप है वो इन सब व्यक्तियों के लिए पशुपालक के लिए अलग, राजा-रानी के लिए अलग, व्यापारी के लिए अलग, जो शासक है उसके लिए अलग, जो संग्राहक है, शिकारी है, कृषक है, सभी के लिए जो लेखक है मतलब जो व्यवहार है सब कुछ अलग है और इस हिसाब से उनके व्यवहार अलग है, यानी उन सब का अतीत का जो एक सारांश होगा वो भी तो अलग होगा। जब उसमें सब समाहित होगा तभी तो हम सभी के बारे में जानेंगे, तभी तो कहेंगे कि हमें पूरी तरह से इतिहास के बारे में अगर सिर्फ़ हम राजाओं की कहानियों के बारे में जानेंगे तो हमने सिर्फ़ इतिहास का आधा ही बात जाना, बाकी हमने जो उसके समाज के, उसके कार्यों के बारे में या फिर बाकी सब जो हुआ उसके बारे में हम अधूरे जानकारी होगी। तो इतिहास का पूरा ज्ञान तभी होता है जब हम सारे डायमेंशन को कवर करते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे जो राजा-राजा महान थे, जो शासक थे, जो सशक्त व्यक्ति थे, उन्होंने तो अपने जो भी कार्य थे उनके लिए अभिलेख, काव्य मतलब रचनाकारों से ये सब चीज़ें करवा के अभिलेखों के माध्यम से संग्रहित करा दी। लेकिन जो शिकारी थे, जो किसान थे, पशुपालक थे, मछुआरे थे, ये तो आम व्यक्ति थे, ये कहाँ से लेख लगाते? मतलब लेखों का कैसे लिखते या फिर इन्हें तो पढ़ना-लिखना भी ना आता था, तो कैसे ये संग्रहित करते। तो इनके लिए इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, ये अभी भी हमारे मतलब हमारी सोच से बाहर है, जिनका ज्ञान अभी तक हमें नहीं हुआ। अब तिथियों का मतलब अब इस टॉपिक में बात की गई है कि तिथि मतलब आपने पढ़ा होगा कि ईसा पूर्व और ई पूर्व। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मही मतलब ईसा मही का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, ओके? ईसा पूर्व और ई का मतलब होता है ई यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का काल। तो इस तरह से जो है हम कई बार 1998, 99 या फिर 1800 या फिर 1400 लगाते हैं ईसा पूर्व। तो ये मोस्टली इस बात को संकेत देते हैं। जैसे कि अब हिंदी में ईसा और ईसा पूर्व 2 मतलब विभाजित तिथियाँ हैं। उसी तरह से आप इंग्लिश में देखोगे तो बिफोर क्राइस्ट यानी उसको कहते हैं ईसा पूर्व और जो बिफोर क्राइस्ट के बाद ई है जो ईसा मसीह का काल है उसको कहते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है कि ईसा का जब जन्म हुआ था उस वर्ष को कहा जाता है। उसी तरह से एडी को सीई यानी कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है और बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी कहा जाता है। यानी एडी जो होता है एडी का मतलब क्या हुआ कि ई का मतलब है एनो डोमिनिस
यानी हिंदी में ई यानी ईसा मसीह का काल को इंग्लिश में एडी भी कहा जाता है, सी भी कहा जाता है और बीसी भी कहा जाता है और बीसीई भी कहा जाता है। अब बीपी का मतलब हुआ बीपी का इस्तेमाल होता है कि बिफोर प्रेजेंट यानी बीपी वर्तमान से पहले के लिए अंग्रेजी में। ओके, तो इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल होता है समय काल को जानने के लिए। तो ये समय है, देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ यानी जीसस क्राइस्ट बर्थ, ये कर देते हैं और यहाँ से एक समय काल जाता है आगे और यहाँ से एक समय काल जाता है इस टाइमलाइन से पीछे। तो जो भी घटना यहाँ पे घटी तो ये क्या होगा कि ईसा मसीह से पूर्व यानी ई पूर्व माना जाएगा। ई पूर्व लिखेंगे जैसे कि 2000 ई पूर्व, जैसे ऋग्वेद में बौद्धों का जन्म ई पूर्व, तो ये ईसा मसीह से इतने वर्ष पूर्व ये सब घटनाएं घटी, इस ऐसे बात करते हैं। और जब ई की बात करेंगे तो ईसा मसीह यानी इस काल में का भी अपना एक समय था, एक दौर था जिसको ई से कहा गया, यानी अगर इस काल में कुछ हुआ तो इसको ई से चिन्हित करके कहेंगे कि ईसा मसीह के काल में ये घटना घटी, तो ई लगा के करेंगे। और इसके बाद की जो घटनाएं घटी इसको भी बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले यानी कुछ भूतकाल बीटी से करके करेंगे। तो इस तरह से ये टाइमलाइन करता है और ईसा मसीह को ही हमने मतलब सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकृति दी गई है। भारत में लगभग 200 वर्ष पहले जो क्रिश्चियन ईसाई कैलेंडर होता है उसकी स्वीकृति दी गई थी। तो यही मुख्य बात है कि हम ईसाई जो कैलेंडर उसको फॉलो करते हैं अपने देश में और विश्व के अधिकांश देश इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इसलिए सभी के लिए सुविधाजनक होता है डेट की पहचान करना। ओके, अब अभिलेख की बात यहाँ पे अन्यत्र कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिनको बारे में जान लेना जरूरी है कि अज्ञात लिपि को पढ़ा कैसे जाता है। अगर व्यक्ति ने लिपि फाइंड किया, जैसे कि मैंने बताया कुछ समय तो ना ही कोई स्पेसिफिक लिपि थी, ना ही कोई भाषा थी खड़ी बोड़ी जैसी, तो कैसे लोगों ने पढ़ा? तो इसकी जानकारी यहाँ से होती है कि अफ्रीका का एक देश है मिस्र में 5000 वर्ष पूर्व, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 5000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, एक घटना घटी जहाँ पे मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बा था। उस कस्बे पे एक लेख मिला जिसमें 2 भाषाओं में लेख लिखा था। उसपे मतलब उस अभिलेख पे 2 भाषाएँ शामिल थी या फिर 3 भाषाएँ थी। एक ही लेख पे 3 भिन्न-भिन्न भाषाएँ थी जिसमें भाषा और लिपियाँ शामिल थी। इसमें 2 तो पता चली कि एक यूनानी भाषा है और एक मिस्र लिपि, मतलब 2 लिपियों के बारे में जानकारी पता चली। उस अभिलेख पे 3 भाषाओं में लिखा था, 3 भाषा और लिपि। फिर से मैं कहती हूँ कि एक अभिलेख मिला मिस्र में रोसेटा नामक कस्बा में, जिस पे इन भिन्न-भिन्न भाषाओं और लिपियों में लेख लिखे थे। तो वहाँ पे जो मिस्र वाला व्यक्ति है, जो भाषाविद है या फिर जो पुरातनविद है, वो गया और यूनानी वाला व्यक्ति गया होगा, जो उनका जानकार होगा। उन्होंने लिपियों को देखा, तो एक व्यक्ति ने मतलब राजा-रानी के नाम को पढ़ा और उसको कहा कि ये कारतूस लिखा है, मतलब कारतूस लिखा है। तो इस तरह से जो यूनानी और मिस्र जो संकेत मिले, यानी यूनानी जानकार होगा, उसने कुछ संकेतों से उसकी पहचान की कि ये लिखा है और उस संकेतों के हिसाब से उसने उस पूरे लेख को पढ़ा और उसका अनुवाद किया। इस तरह से जानकारी मिली। तो अब इसका संकेत का मतलब क्या है? जैसे कि टी को संकेत के लिए ए चरस कोड का इस्तेमाल किया जाता है, टी के लिए ऐसे गुंबद का इस्तेमाल किया जाता है, ओ के लिए इस संकेत का, एल के लिए शेर का, उसी तरह से के के लिए त्रिकोण का। तो ये क्या है कि संकेत हैं और इन्हीं संकेत कोई ना कोई अक्षर दर्शाते हैं और इन्हीं संकेतों का अक्षर में अनुवाद करके इन्होंने क्या किया, उस अभिलेख का पूरी तरह से अनुवाद किया अपनी भाषा में और उनको इस तरह से पढ़ा गया। तो इस तरह से पूरी तरह से जो हम इतिहास का अभिलेखों का जो जानकारी है, उनके संकेतों को अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं और फिर उनसे संबंधित जानकारियों को हम संग्रहित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।